जामुन, हेलीकॉप्टर और चुड़ैल। एक भयानक चुड़ैल रात के समय एक गांव में हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए गांव की सैर कर रही होती है। अरे कहीं भी कोई जामुन का बगीचा नजर नहीं आ रहा। इतनी रात हो गई, गांव के सभी लोग सो गए हैं। यही सही वक्त है अपने हेलीकॉप्टर में जामुनों को भरकर चोरी करने का। चुड़ैल अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर गांव के अंदर जामुन का बगीचा ढूंढती रहती है। तभी उसे एक जामुन के बगीचे की तरफ नजर पड़ती है, जिसके अंदर वो अपना हेलीकॉप्टर लैंड करती है और कहती है, अरे वाह, क्या बात है! कितना बड़ा और सुंदर जामुन का बगीचा है। इसके अंदर तो कितने सारे जामुन लगे हुए हैं। अगर मैं इस पूरे ही बगीचे को बांध कर ले जाऊं तो क्या मजा आ जाएगा। चुड़ैल बगीचे को बांधकर अपने हेलीकॉप्टर से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वो टस से मस नहीं कर पाती। तभी चुड़ैल अपने आप से कहती है, अरे ये क्या, ये तो हिल भी नहीं रहा है। खैर कोई बात नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे तो जामुन खाने हैं। अरे सबसे पहले मैं थोड़े से जामुन खा लूं, अभी तो थोड़ी सी ताकत आएगी। ऐसा कहकर चुड़ैल जामुनों को खाने लगती है, जिसके बाद वो जामुन को अपने हेलीकॉप्टर में भरकर वहां से उड़ जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, नाथूलाल अपने जामुन के बगीचे में उनको पानी देने के लिए आता है, जिसके बाद उसे उसका जामुन का बगीचा पूरी तरह तहस नहस दिखाई देता है। चारों तरफ जामुन यहाँ वहाँ पड़े होते हैं और उसके बगीचे के अंदर एक हेलीकॉप्टर के लैंड होने के निशान भी बने होते हैं, जिसे देखकर नाथूलाल कहता है, हे राम, तौबा तौबा तौबा, ये सब क्या हो रहा है? अरे मेरे जामुन के बगीचे में भला कोई अपना हेलीकॉप्टर लैंड कैसे कर सकता है? अरे इस गांव में हेलीकॉप्टर आया कहां से? अब मैं क्या करूं? मेरा तो बहुत भारी नुकसान हो गया। अपने बगीचे की हालत देखकर नाथूलाल अपना सिर पकड़ लेता है, जिसके बाद वो गांव के कुछ लोगों के पास जाता है और उनसे कहता है, अरे गांव वालों, अरे सीधे सीधे बता दो कि आखिर तुम में से कौन है और जिसने मेरे बगीचे को तहस नहस किया है। अगर मुझे पता चल गया तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे बगीचे में हेलीकॉप्टर लैंड करके चला गया? भाई साहब, ये आप कैसी बात कर रहे हो? भला हम गांव वालों के पास हेलीकॉप्टर कहां से आ गया? तुम हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हो? यहाँ हमारे घर के अंदर एक दाना नहीं है, हम हेलीकॉप्टर कहाँ से लाएंगे? अरे नाथूलाल के बच्चे, ये सुबह सुबह फालतू की बकवास करने यहाँ चला आया? अभी यहाँ से जाता है या नहीं, या अभी तुझे बताऊं? ओमवती बुढ़िया अपनी चप्पल उतार कर नाथूलाल को दिखाने लगती है, जिसे देखकर नाथूलाल कहता है, अरे अरे बुढ़िया पागल हो गई है क्या? एक तो मैं पहले ही परेशान हूँ, ऊपर से तुम्हें ये सब सूझ रहा है। कोई बात नहीं, जब मेरे हाथ में चोर पकड़ा जाएगा तो मैं उसका भुर्ता बना दूंगा, भुर्ता। ऐसा कहकर नाथूलाल वहां से चला जाता है, जिसके बाद सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। धीरे धीरे रात होने लगती है और आधी रात के समय चुड़ैल फिर से अपने हेलीकॉप्टर के साथ उड़ती हुई गांव में पहुंच जाती है। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, फूलों की तितली आज भंवरे आके छूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, क्यों ना मैं भी दिल का हाल संभाल लूं, आज जरा संभाल लूं। चुड़ैल गाना गाते गाते हेलीकॉप्टर में उड़ती रहती है कि तभी उसे गांव के अंदर दूसरा जामुन का बगीचा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो खुशी के मारे खिलखिला उठती है। अरे अरे वो देखो, क्या बात है, कितना प्यारा जामुन का बगीचा लगा हुआ है। अब तो मैं इस जामुन के बगीचे से सारे जामुन लेकर फरार हो जाऊंगी, बहुत मजा आएगा। ऐसा सोचकर चुड़ैल उस जामुन के बगीचे में पहुंच जाती है, जिसके बाद जामुन के बगीचे का मालिक राम सिंह नींद से जाग जाता है और अपने जामुन के बगीचे को देखने के लिए बगीचे में पहुंच जाता है। अरे इतनी रात हो गई है, मुझे कुछ हलचल सी महसूस हो रही है, लगता है कोई जामुन के बगीचे में घुस आया है। तभी राम सिंह हाथ में डंडा लिए अपने जामुन के बगीचे में पहुंच जाता है, जहां वो एक हेलीकॉप्टर के साथ एक चुड़ैल को देखता है, जो हेलीकॉप्टर की वजह से उसके पूरे बगीचे को तहस नहस कर रही होती है। ये सब देखकर राम सिंह चुड़ैल से डरते हुए कहता है, अरे अरे तू ये क्या कर रही है भला? मेरे बगीचे का तूने ये क्या हाल कर दिया? तुझे पता है कि हमने कितनी मेहनत करके इस बगीचे को बनाया था
और तूने मिनट भर में ही पूरे बगीचे को तबाह कर दिया। बोला मुर्दा भी कफन फाड़ कर बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तो मुझे जामुन खाने से रोकेगा? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल अपनी शक्तियों से बेचारे राम सिंह के ऊपर वार करने लगती है कि तभी राम सिंह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, यहाँ पर एक बहुत भयानक चुड़ैल है। अरे गांव वालों कहाँ मर गए सबके सब, कैसे कुंभकर्ण की तरह सो रहे हो? अरे कोई तो आकर मुझे बचाओ। राम सिंह की आवाज सुनकर गांव के कई लोग उसके बगीचे में आकर इकट्ठे हो जाते हैं और चुड़ैल को देखकर सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अरे भाई साहब, ये सब क्या चल रहा है? यहाँ तो एक बहुत भयानक चुड़ैल है। अरे देखो तो जरा, कितनी भयानक और उसके गंदे दांत हैं। भगवान, ये चुड़ैल इस गांव में कहां से आ गई? अरे चुड़ैल कौन है तू और क्या कर रही है यहाँ? चली जा यहाँ से। आखिर क्यों हम गांव वालों को परेशान कर रही है? अरे ओ पापा की परी, जा अपने घर में जाकर बैठ जा, नहीं तो तेरा वो हाल करूंगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी। बता दे चुड़ैल, तू कौन है और इस हेलीकॉप्टर के अंदर यहाँ क्या कर रही है? और ये हेलीकॉप्टर एकदम जामुन की तरह क्यों दिख रहा है? क्योंकि इस जामुन के हेलीकॉप्टर को मैंने बनाया है। जितने भी जामुनों को मैं तोड़ती हूँ, उन जमीनों से मैं अपने लिए एक जामुन का हेलीकॉप्टर बनाती हूँ। मुझे जामुन के हेलीकॉप्टर में बैठना बहुत पसंद है। इसकी खुशबू सूंघते ही मुझे बहुत सुकून मिलता है। अरे चुड़ैल, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? भला जामुन के हेलीकॉप्टर में बैठकर तू खुश कैसे हो सकती है? अरे खुश क्यों नहीं होंगी? जामुन तो मेरे सबसे स्वादिष्ट फलों में है, तभी तो मैंने जामुन का हेलीकॉप्टर बनाया है। गाँव वालों, ये चुड़ैल ऐसे नहीं मानेगी, मेरी बात मानो, हमें इसको अपने काबू में करना ही होगा। तभी अरविंद अपने घर से एक बोतल में पेट्रोल भरकर ले आता है और तुरंत चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद अरविंद चुड़ैल से कहता है, देख चुड़ैल, अब मैंने तुझे पेट्रोल से पूरी तरह भिगा दिया है। एक तिल्ली मारते ही तेरा वो हाल होगा जो तूने कभी नहीं सोचा होगा। जल्दी से सारी हकीकत बता दे, नहीं तो मुझे तुझे भस्म करने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा। रुक जाओ, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। कुछ समय पहले मैं इस गांव में रहा करती थी। मैं शहर से पढ़ लिख कर इस गांव में अपने माता पिता के पास वापस आई थी। दरअसल शहर में मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन मेरे माता पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मेरे आगे की पढ़ाई को जारी रख सके। गांव में आने के बाद मैंने कई लोगों की मदद की। फिर एक दिन मैं जामुन खा रही थी। जामुन खाते खाते मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक जामुन का हेलीकॉप्टर बनाऊं। मैंने जामुनों से एक हेलीकॉप्टर बनाया, लेकिन किसी ने जलन के मारे मेरे हेलीकॉप्टर के साथ छेड़छाड़ कर दी, जिसकी वजह से जब मैंने पहली बार अपना जामुन का हेलीकॉप्टर उड़ाया तो मेरा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और मैं उसी समय मर गई। लेकिन मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं यहाँ वहाँ भटकने लगी। चुड़ैल, तेरे साथ जो हुआ उसे भूल जा और यहाँ से हमेशा के लिए चली जा। इसी में हम सब की भलाई है, नहीं तो हम तुझे अभी के अभी जलाकर राख कर देंगे। ठीक है, तुम मेरे साथ ऐसा कुछ मत करो। मैं ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ, फिर यहाँ कभी लौटकर नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल उस गांव से हमेशा के लिए अपने जामुन के हेलीकॉप्टर के साथ उड़कर चली जाती है, जिसके बाद गांव वाले खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। जहाँ एक तरफ इंसानी दुनिया थी, वहीं दूसरी तरफ भूतिया दुनिया थी, जो कि एक पैरेलल वर्ल्ड भी होता है। तो आइए आज हम भूतिया दुनिया के नरकदूत अदालत में चलते हैं, जहाँ का राजा शेषक काफी भयंकर सजा सुनाता है। चाहे उसे राजा कह लो या न्याय की अदालत का जज, वो इस दुनिया के भूत और चुड़ैलों को न्याय करके इंसाफ दिलाता था। ऐसे एक दिन कैंटा नाम का एक भूत बाइक चलाकर जा रहा था कि गाना सुनती हुई चुड़ैल शिल्पी को बाइक से धक्का देकर गिरा देता है। तभी वो चिल्लाकर बोलती है, अरे
संतरे के छिलके, तेरी आंखें हैं या बटन? दिखाई नहीं देता? इतनी सुंदर चुड़ैल सामने से जा रही है और तूने उसे गिरा दिया और अब देख रहा है टुकुर टुकुर। अरे कोई बूढ़ी चुड़ैल तो हो नहीं, खुद उड़ सकती हो और आंखें हैं तो टुकुर टुकुर देखूंगा ही। क्या बोला तू? तेरी ये मजाल, आंखें हैं तो बाइक भी सही से चलाना, ना चलाना नहीं आता तो क्यों चलाता है पागल सा भूत? भूत किसको बोली तू? तू भी तो एक नंबर की छिपकली चुड़ैल है। पता नहीं कहां कहां से चुड़ैलें आ जाती हैं, खुद ही सामने से हट जाती हैं। आई बड़ा जुबान चलाने वाली। एक करेले के सड़े हुए बीज, तूने इतना सा बोला मुझे, अब तू देख। हाँ, चलाऊंगी जुबान और अब तुझ पर केस भी चलाऊंगी। तो मिल मुझे। नरक लोक के दरवाजे खटखटाकर तुझे जलती कढ़ाई की जेल में नहीं डलवाया तो मेरा नाम शिल्पी नहीं। तू मुझे नरक लोक तक लेकर जाएगी और केस करेगी? जा जा बेटा, कर ले। मेरा एक लॉयर ही काफी है तेरे लिए। मैं भी बेस्ट लॉयर हायर करूंगी, तेरी ऐसी की तैसी करूंगी। आ अदालत में तू। दोनों चुड़ैल भूत अदालत में मिलने के लिए धमकी देकर चले जाते हैं। यहाँ एक्सीडेंट के होते ही केस अदालत पहुँच जाया करता था। दोनों अदालत जाकर अपना अपना वकील चुन लेते हैं। अगले दिन उनका केस नरक दूत अदालत में पेश किया जाता है। जैसा ही शेषक राजा आता है तो वहाँ मौजूद सभी मुजरिम चुड़ैल और भूत और वकील खड़े हो जाते हैं। तभी शेषक भारी आवाज में कहता है, बैठ जाइए सभी। आज का केस केंटा नामक एक भूत जिसने शिल्पी नाम की चुड़ैल को बाइक से धक्का मार दिया, इन दोनों के वकील कौन हैं? शेषक राजा, मैं मैत्री शिल्पी की चुड़ैल वकील इनकी तरफ से ये केस लड़ रही हूँ। माय लॉर्ड नरकदूत राजा, केंटा की ओर से मैं ये केस लड़ रहा हूँ। तुम यहाँ कैसे? ओहो, तो तुम हो जो इस चुड़ैल का केस लड़ रही हो, और तुम यहाँ कैसे? दिखाई नहीं देता क्या? मैं अपने क्लाइंट चुड़ैल का केस लड़ने आई हूँ। अब तो तुम हो तो केस तो जीत के ही रहूंगी। हर जगह तुमने अपनी दादागिरी चलाने का ठेका ले रखा है क्या? देखता हूँ कैसे ये केस जीतती हो। जीतूंगा तो मैं ही। कम थोड़ा, ओके? तुम कम उड़ो, ओके? आई बड़ा चुड़ैल का पक्ष लेने वाली। तुम भी तो उस भूत कैंटा कोंडा का पक्ष ले रहे हो, तो मैं कैसे अपना काम छोड़ दूं? तमीज से। थोड़ा तुम मेरे क्लाइंट के बारे में ऐसा नहीं कह सकती, और उसका नाम कैंटा है, कोंडा नहीं। कैंटा हो या कैंटा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम घर चलो, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। मैं घर आऊंगा ही नहीं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ये क्या हो रहा है? तुम केस सॉल्व करने आए हो या अपने केस करोगे 2 मिनट बाद? तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? माय नरक दूत शेषक राजा, ये सड़ेला बोल बक्कड़ मेरा भूत पति है जो पेशे से वकील भी है। और मेरी बदतमीजी से ये मेरी चुड़ैल वकील पत्नी है। व्हाट? माय बैड लक, ये चुड़ैल भूत तो पति पत्नी है। अब मैं केस कैसे जीतूंगी? धत्तरे की। माय नरकदूत शेषक राजा, क्या ये केस किसी और वकील को नहीं दिया जा सकता? बिल्कुल नहीं। नरकदूत अदालत का टाइम जाया न करते हुए इस केस को शुरू किया जाए। जी नरकदूत शेषक राजा। हाँ, तो माय नरकदूत शेषक राजा, मेरी चुड़ैल क्लाइंट सड़क से गुजरकर अपने घर जा रही थी कि तभी तेज रफ्तार में मुजरिम कैंटा बाइक से आते हैं और मेरी क्लाइंट को कुचल देते हैं। नरकदूत राजा, ये घोर पापी जालिम चुड़ैल मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। ऑब्जेक्शन माय नरकदूत शेषक राजा, मेरे इल्जाम अभी पूरे नहीं हुए। हाँ, तो मुजरिम कैंटा ने मेरी क्लाइंट को मारा और बिना सॉरी बोले बल्कि उल्टा बोलकर फरार हो गए। ऑब्जेक्शन माय नरकदूत राजा, चुड़ैल मैत्री जी इंसानों की दुनिया नहीं है जहां आपने जाम लगा दिया और मेरा क्लाइंट कढ़ाई में भून गया। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि मेरे क्लाइंट फरार हो गए? शेषक राजा, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। विपक्ष दल की पीड़ित चुड़ैल शिल्पी से मैं कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूँ, इजाजत है? हाँ, तो मिस चुड़ैल मुजरिम भूत ने आपको क्या उल्टा बोला था? प्लीज नरकदूत अदालत को बताएं। वो मैं जा रही थी तो ये सड़ेला भूत वाला बाइक से आया, मुझे गिरा दिया, उठाया भी नहीं। मेरे घुटने में चोट लग गई थी और बोला कि मैं छिपकली चुड़ैल लग रही हूँ। देखिए नरकदूत राजा, किस तरीके से चुड़ैल शिल्पी नए मेरे भोले भाले भूत क्लाइंट को जवाब दिया। इसके बाद क्या हुआ कैंटा, आप बता सकते हैं? जी, इसने मुझे केस करने की धमकी दी और बहुत कुछ उल्टा उल्टा बोला। करेले का बीज, संतरे का छिलका, न जाने क्या क्या, जबकि ये गाने सुनते हुए आ रही थी। पॉइंट टू बी नोटेड माय नरकदूत राजा, पीड़ित शिल्पी गाना सुनते हुए जा रही थी और केस खुद कर दिया।
कानूनन जुर्म ये कर रही है सड़क पर गाना सुनते हुए जाने का। किसी को अधिकार नहीं है। ये तो सिर्फ मामूली चोट है। हादसा तो बड़ा भी हो सकता था। बाइक की जगह ट्रक आ सकता था, एरोप्लेन आ सकता था। बात तो सही है। ऑब्जेक्शन नरकदूत, ये मेरी चुड़ैल को फंसाने की कोशिश की जा रही है। नरकदूत राजा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब ये फंस रही है तो बचने की कोशिश करेगी। मैं तो कहता हूँ ऐसी झूठी फरेब चुड़ैल को नरक में पकौड़े तले जाएं। ऑब्जेक्शन नरकदूत राजा, भला ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि सही क्या है गलत क्या? उसके लिए तो आप है ना। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ये केस और पेचीदा हो चुका है, इसलिए अगले हफ्ते की सुनवाई तक वक्त देती है। सभी अदालत से बाहर आते हैं, तब शिल्पी कैंटा को चिढ़ाती है। वहीं दोनों पति पत्नी चुड़ैल एक दूसरे को कहते हैं, तुम्हें मुझसे हारने में ज्यादा मजा आता है क्या? जब देखो वही केस लेते हो जिसमें मैं होती हूँ। ओह प्लीज चुड़ैल धर्मपत्नी, तुम इतनी भी अच्छी नहीं हो जो मैं तुम्हारी शक्ल देखकर केस लेता फिरूं। घर में क्या तुम कम मेरे साथ मुकदमा खेलती हो हैं? तुम्हारी हरकतों की लिस्ट ही इतनी बड़ी है कि मुकदमा तो करना ही पड़ेगा। हाँ तो घर में क्या कर रही हो? जाओ नरकदूत के दरवाजे पर, तुम भी खटखटाओ और वहाँ भी लड़ो। तुम सही कहते हो, मैं अपनी जॉब कैसे छोड़ सकती हूँ? बहुत ज्यादा। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बोलते ही कांचा हवा में उड़कर अपनी शक्ति से मैत्री चुड़ैल पर वार करता है। पत्नी चुड़ैल भी कम नहीं थी, वो भी पति पर खूब वार करती है। तभी दोनों क्लाइंट कहते हैं, अरे वकील चुड़ैल जी, आप दोनों ऐसे बाहर मत लड़िए। शिल्पी की ये बात सुनकर कांचा उसे कंटाप मार के कहता है, बीच में न बोल। और ले पंगा इनसे, मैं दोनों को शांत कराता हूँ। मिस्टर एंड मिसेस चुड़ैल, भूत प्लीज आप दोनों लड़ना बंद कीजिए, नरकदूत राजा आ जाएंगे। कैंटा की ये बात सुनकर मैत्री उसे चाटा मारती है। बीच में ना बोल, अपनी लड़ाई तो शांत करी नहीं गई, आया बड़ी हमें सलाह देने वाली। इस तरह दोनों पति पत्नी के बीच खूब भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है, जिसमें दोनों एक दूसरे पर शक्तियों की बरसात करते हैं। तभी नरकदूत आकर इनकी लड़ाई देखते हैं और अगले अदालत में दोनों पति पत्नी का केस कोई और वकील लड़ने आता है। क्या लगता है कैंटा और शिल्पी में से केस कौन जीतेगा? वहीं दूसरी ओर कांचा और मैत्री के केस का क्या होगा? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। बादल गरज रहे थे, मौसम बेहद खराब था, जिसके चलते गांव के गौशाला में बंधे गाय भैंस लाल आंखें करके आपस में चिल्लाने लगते हैं, चारे उड़ने लगते हैं। तभी उनका शोर सुनकर डरावनी चुड़ैल आती है और उन्हें सहलाते हुए कहती है, अरे तुम सब इतना चिल्ला क्यों रहे हो? डरो मत, मैं तुम सबके पास ही हूँ, बस आंधी आ रही है। अरे क्यों शोर मचा रही है? भूख लगी है क्या? चुड़ैल के ये बोलते ही गाय अपनी गर्दन हिलाकर और आवाज निकालने लगती है। अच्छा तो तुम सबको भूख लगी है और तुम चारा नहीं खाओगे, है ना? तो देर किस बात की? चलो अब हम चलते हैं, इंसानी लोगों की मांस खिलाती हूँ आज तुम्हें। आज हम गांव के लोगों का शिकार करेंगे। ये कहते चुड़ैल अपनी शक्तियों से चारों गायों की रस्सियाँ खोल देती है और भूतिया गाय के साथ उड़कर चुड़ैल गांव में पहुंच जाती है, जहां सभी लोग चैन की नींद सो रहे होते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, आओ मेरी प्यारी गायों, बहुत दिनों से मैंने इस गाँव में मातम नहीं देखा। जाओ उन लोगों को मारकर अपनी दावत पूरी करो। चारों भूतिया गाय उसकी बात सुनकर तेजी से सोते हुए लोगों के घरों में अपने सिंग से बार बार धक्का मारकर दरवाजा तोड़कर अंदर चली जाती है और अपने खूंखार सिंग से उन्हें मार डालती है। वहीं एक तरफ जगबीर, जो की जगह हुआ था, वो भूतिया गाय को देखकर शोर मचाने लगता है। अरे बचाओ, अरे कोई बचाओ, यहाँ तो बहुत खतरनाक गाय है, अरे मुझे मार डालेगी, हे भगवान मेरी मदद करो, भगवान के लिए छोड़ दो, आलतू जलालतू आई बला को टालतू, हे भगवान मुझे बचा लो। बच नहीं पाएगा तू, मारा जाएगा। अरे बाप रे बाप, ये मैं अपने कानों से क्या सुन रहा हूँ? गाय बोल रही है, ये तो मुझे कोई डरावनी भूतिया गाय लगती है। तूने बिल्कुल सही समझा। अरे भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, आलतू जलालतू आई बला को टालतू, भगवान मुझे बचा लो। भगवान के लिए छोड़ने से अच्छा है कि मैं तुझे भगवान के पास ही पहुँचा दूँ। डर के मारे जगबीर जमीन से डंडा उठाकर उस भूतिया गाय को मारने लगता है, लेकिन भूतिया गाय टस से मस नहीं होती है, उल्टा आग बबूला होकर उसको अपने सींग से मार डालती है और अपनी पूंछ में लपेटकर घसीटते हुए जगबीर को चुड़ैल के पास ले आती है। बाकी गाय भी शिकार करके चुड़ैल के पास आ जाते हैं। ये देखकर चुड़ैल कहती है, अरे वाह मेरे शेरों, तुमने वाकई में इन लोगों को सही जगह ठिकाने लगाया है।
अरे आपने तो हम सबका जेंडर ही चेंज कर दिया। अकल की घोड़ियों, तुम्हारी तारीफ कर रही थी। अरे तो आप शेरनी भी तो कह सकती थी ना, और अब आपने हमें घोड़ियाँ भी बोल दिया, दूसरे जानवर में चेंज कर दिया। लेकिन हाँ, अब की बार जेंडर सही था। क्या खी करके हंस रही हो? इन लाशों का मैं क्या करूंगी? ये खाना तुम्हारे लिए ही है, तो तुम ही खाओ, मैं अपना शिकार अलग से करूंगी। जैसी आपकी इच्छा, हम तो इन्हें खाने जा रही हैं। आपको आना है तो आ जाना। आओ आओ सारी भूतिया चुड़ैलो गायो आओ, हमने दस्तरखान बिछाया, दावत इंसान है। आहा, मजा आ गया, इसका खून तो ताजा भी है। सबको खाता देख चुड़ैल की जीभ लपलपाती है। अच्छा, तुम सब इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं खा लेती हूँ। वैसे भी अब कहाँ शिकार करके लाऊंगी, तुम्हारे साथ ही दावत कर लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आइए, आपको मना कैसे कर सकते हैं। इसी के बाद सब मिलकर उन लोगों को खा लेते हैं। अब सिर्फ उनकी बची हुई हड्डियां ही पड़ी थी। दावत करने के बाद भूतिया गाय और चुड़ैल गौशाला में पहुंच जाती हैं। अगले दिन गांव के लोग लाशों का ऐसे देखकर खौफ में आ जाते हैं। वहीं चुड़ैल और भूतिया गाय नॉर्मल गाय और इंसान बनकर लोगों के बीच रहते थे, लेकिन रात में अपने असली रूप में आकर लोगों का शिकार करते थे। एक दिन भीम उसकी गौशाला से जैसे गुजरता है, गाय उसे देखकर अपनी लाल आंखें करती है और सीधा मार डालती है। तभी चुड़ैल कहती है, तुमने उसे क्यों मारा? आप भूल गई? जरा इसकी शक्ल देखकर पहचानिए, ये कौन है? ये वही है जिसने हमें मारा था। बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे इन लोगों से बदला भी लेना है। आज रात को ही हम लोगों को ढूंढकर मार देंगे। अगले दिन चुड़ैल अपना रूप बदलकर 2 गायों को रस्सी बांधकर गांव में ले जाती है, जहां वो उन्हें घास चराती है। तभी बबलू वहां से गुजरता है और चुड़ैल कहती है, मेरी प्यारी गाय, मैं सोच रही हूँ तुम इतना सारा गाढ़ा दूध का उत्पादन कर रही हो, आखिर मैं इस गांव में किसे दूं? क्योंकि अधिकतर ग्वालों के पास तुम्हारी जैसी गाय हैं, तो मैं किसको बेचूं? इससे अच्छा और मौका क्या होगा? ये गाय मेरे पास आएगी तो मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ। पिछली बार तो मैं ले ही नहीं पाया था, खामखा उसे मारना पड़ा मुझे। जी सुनिए, क्या मुझे ये गाय मिल सकती है? कितना पैसा होगा इसका? पैसे की क्या जरूरत है? आप इस गांव के हैं तो मैं आपको ऐसे ही दे देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ ना, तो इसका ख्याल कौन रखता? ठीक है, तो आप इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। अच्छा, मेरे पास एक गाय तो बच गई, इसके अलावा एक और है, तो आपके कोई दोस्त है जो इन्हें लेना चाहते हैं? ऐसा करता हूँ, राकेश और राजू को एक एक गाय दे देता हूँ, फिर हम तीनों मिलकर पैसा कमाएंगे। वैसे भी उन दोनों भाइयों का तो रोजगार ठप पड़ा हुआ है। हाँ हाँ, मेरे 2 दोस्त और हैं, मैं शाम को उन्हें भेज दूंगा यहीं। आप इसी पीपल के पेड़ के पास मिलना। बिल्कुल बिल्कुल, यही मिलूंगी बदला लेने के लिए। हाँ जी, आपने कुछ कहा? यही कि मेरी गाय को ले जाइए आप। गोपी की बात सुनकर बबलू उससे गाय ले लेता है और अपने दोनों दोस्तों को गोपी के गाय के बारे में बता देता है। वो भूतिया गाय बबलू को मारकर चुड़ैल के पास वापस आ जाती है। वहीं पीपल के पेड़ के पास राजू और राकेश भी आ जाते हैं और कहते हैं, आप ही है ना बबलू? आपने हमसे गाय लेने के लिए कहा था। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी। मतलब क्या तुम हमें पहले से जानती हो? राकेश की बात सुनकर चुड़ैल और भूतिया गाय अपने असली रूप में आ जाते हैं। चुड़ैल उसे अपनी शक्तियों से जकड़ कर कहती है, पहचाना मुझे? मैं वही शीतल हूँ जिसे तुम चारों ने मिलकर मुझे और मेरी गायों को मार डाला था। अरे आखिर क्या गलती थी? बस इतना कि पूरे गांव में मेरे पास अधिक गाढ़ा दूध देने वाली गाय थी, और उस दिन मैंने तुम्हें मेरी गाय देने से मना कर दिया। सुनो शीतल, तुम्हारे पास 4 गाय हैं, चारों ही गाढ़ा दूध देती हैं। अगर इनमें से तुम हमें 2 गाय दे दो तो अच्छा रहेगा, हम भी गांव में दूध बेचकर कुछ पैसा कमा लेंगे। हाँ बोलो, कितने पैसे हमें दोगी? ज्यादा पैसे मत मांगना, इतनी तो पैसे वाली तुम हो ही। माफ करना, मैं अपनी गाय को तुम्हें नहीं दे सकती। ये यहाँ से नहीं जाना चाहती, और 2 गाय तो बचियां हैं, वो अपनी माँ के बिना कैसे रहेंगी, क्योंकि अभी उनका पोषण माँ से होता है। अरे 4 गाय में से 1 दे दो। माफ करो, मैं नहीं देना चाहती, आप जा सकते हैं। तुमने बढ़िया पढ़ा है, सारा पैसा खुद ही कमाना चाहती हो, एक अकेली लड़की क्या कर लेगी? मैं तो कहता हूँ आज इसका घमंड तोड़ ही देते हैं, इसकी गायों को मार डालते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी।
नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मेरी गाय बहुत मासूम है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर हम ऐसा करेंगे। ये कहते ही चारों बेशर्मी के साथ शीतल की नजरों के सामने गौ हत्या कर देते हैं, फिर उसे भी मारकर फरार हो जाते हैं। उस दिन के बाद आज तुम हाथ लगे हो, 2 को तो मार दिया और तुम दोनों बाकी हो। ऐसे कैसे छोड़ दो, मरना तो होगा ही। तुम्हारे चक्कर में हमने निर्दोष लोगों की जान ले ली। मेरी प्यारी गायों, इन दोनों दरिंदों बेरहमी से मार दो इन्हें। छोड़ दो, हमें माफ कर दो, अरे जाने दो मुझे। चुड़ैल की बात सुनकर चारों भूतिया गायें उन दोनों को बेरहमी से मार डालती हैं। साथ ही चुड़ैल भी अपना बदला लेने के बाद चुड़ैल और उसकी भूतिया गायों को मुक्ति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए चले जाते हैं। शेफाली एक सांवले रंग की स्कूल टीचर थी जो बच्चों को पढ़ाया करती थी। हर क्लास की तरह उसकी क्लास में भी कुछ गोरे और काले बच्चे बैठा करते थे। हर रोज की तरह आज भी वो बच्चों की अटेंडेंस ले रही थी। ऋत्विक प्रेजेंट मैम। नंदिनी प्रेजेंट मैम। काव्या प्रेजेंट मैम। ओके, सारे बच्चों की अटेंडेंस हो गई है। अब मैं दोबारा किसी को नहीं लगाऊंगी। सारे बच्चे ध्यान से सुनो, जितने भी काले बच्चे हैं वो एक लाइन में बैठो और दूसरे गोरे बच्चे एक लाइन में बैठो। सारे बच्चे शेफाली की बात सुनकर हैरान थे। दोस्तों से बिछड़कर अपनी अपनी लाइन में मुंह बनाकर बैठ जाते हैं और खुसर पुसर करने लगते हैं। अरे तान्या, तुझे पता है क्या मैम ने हमें ऐसे क्यों बिठाया? नहीं यार, कोई आइडिया नहीं है। अच्छा नंदिनी, तुझे पता है क्या मैम ने हमें ऐसे क्यों बिठाया है? कोई मीटिंग हुई है क्या? नहीं यार, मुझे भी नहीं पता। तेरे मॉनिटर होने का कोई फायदा नहीं है हमें। चापलूसी करके भी कुछ नहीं पता चलता। बैंगन कहीं की। ए, कम बोल, बैंगन तो खुद ही होगी। जुबान संभाल। ओहो, मैं बैंगन नहीं हूँ, मशरूम की तरह सफेद हूँ, समझी तू? और तू है कल्लो माई और तेरी वो मैडम। ये पीछे शोर क्यों हो रहा है? कौन कर रहा है शोर? खड़े हो जाओ। वो मैम, हम पढ़ाई का डिस्कस कर रहे थे कि आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे रिवाइज करने के लिए लंच में, है ना नंदिनी? हाँ मैम, हम रिवाइज के लिए ही बात कर रहे थे। तुम तो पढ़ंतु हो, लेकिन इन बच्चों से तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती। जब देखो शोर मचाते हैं। चलो बैठ जाओ और साइंस की बुक निकालो। ओके मैम। ये बोलने के बाद शेफाली बच्चों को अच्छे से पेड़ पौधों के चैप्टर के बारे में बता देती है और फिर ओरल टेस्ट लेना शुरू करती है। अच्छा बच्चों, तो मैंने आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा दिया है। अब मुझे सवाल के जवाब दो। बताओ, आम जिस पर उगता है वो पेड़ होता है या पौधा? मैम, मुझे पता है, मैं बताऊं? हाँ बोलो। मैम, आम का पेड़ होता है। वेरी गुड काव्या। अगला क्वेश्चन ऋत्विक बताएगा। बताओ, किन किन पेड़ पौधों को पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती? वो मैम, आम के पेड़ को, नीम के पेड़ को और बरगद के पेड़ को पानी डालने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, बैठो। बताओ, क्या हर पेड़ पौधे की जड़ होती है? राहुल, तुम बताओ। नहीं मैम, हर पेड़ पौधे की जड़ नहीं होती। गलत जवाब। अभी पढ़ाया था ना मैंने। आओ बाहर निकल कर आओ। मैम प्लीज आप मारना मत। राहुल काफी डर जाता है और शेफाली चुड़ैल रूप में आकर उसे 3-4 चांटे मारती है। जब मैं क्लास में पढ़ा रही थी तब तुम कहाँ थे? हाँ, क्यों नहीं बताया सही से आंसर? अब पिटो। चुड़ैल मैम मत मारो, अब पढ़ कर आऊंगा। ये तो चुड़ैल मैम है। क्लास के सभी बच्चे शेफाली का चुड़ैल का रूप देखकर बेहद डर जाते हैं। शेफाली चुड़ैल बच्चों से क्वेश्चन आंसर करना जारी रखती है। वो सबसे ज्यादा सवाल जवाब गोरे बच्चों से कर रही थी। चाहे गोरे बच्चे सवाल का सही जवाब ही क्यों न दे रहे हो, वो तब भी उन्हें ही टॉर्चर करती है। आगे से मेरी क्लास में कोई पढ़कर नहीं आया तो उसे मैं बहुत मारूंगी, सबसे ज्यादा गोरे बच्चों को। तुमसे तो मुझे खास नफरत है, इसीलिए तुम सारे बच के रहना, और अगर किसी को कुछ बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, खा जाऊंगी तुम सबको। ये बोलते ही चुड़ैल पहले जैसी बन जाती है। तभी लंच ब्रेक हो जाता है, जिसमें बच्चे रोते हुए कहते हैं, वो मैम कितनी गंदी है और वो चुड़ैल भी है, वो हमें खा जाएंगी, मुझे नहीं रहना इस स्कूल में। यार, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ साथ मैम ने हमको भी मारा
उन्होंने पहले काले और गोरे बच्चों को अलग किया, फिर उनसे सवाल पूछकर गोरे बच्चों को बहुत मारा। मैं तो कल स्कूल ही नहीं आऊँगा। हाँ, मैं भी नहीं आऊंगी। मैम ने काले बच्चों को कुछ नहीं कहा, सवाल गलत देने पर भी हम पिटे, लेकिन ये काले बच्चे काव्या, नंदिनी गलत जवाब पर भी चुपचाप बैठे रहे और उनसे सवाल भी ज्यादा नहीं किया। तुम दोनों रो मत, चुप होकर लंच कर लो, फिर से आ जाएंगी नहीं तो। इस तरह तीनों लंच कर लेते हैं। ऐसे ही चुड़ैल रोज आती, गोरे बच्चों को ही डांटती और मारती थी। काले स्टूडेंट्स को वो कुछ नहीं कहती थी, उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। एक दिन डर कर गोरे बच्चे स्कूल नहीं आए तो शेफाली डरा कर उन्हें स्कूल ले आती है, फिर मारती है। छुट्टी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, अगर मुझसे चालाकी करी तो इसी तरह मारूंगी। नहीं मैम, नहीं, आपसे छुट्टी नहीं करेंगे। अगले दिन राहुल की माँ उसे स्कूल के लिए तैयार करती है तो राहुल रजाई में छुपकर रोते हुए कहता है, माँ, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, मुझे नहीं जाना। वो चुड़ैल मारती है, बहुत मारती है, वो हम बच्चों को बहुत मारती है। वो सबसे ज्यादा जो गोरा होता है उसी को मारती है। अरे बेटा, मैम को ऐसी चुड़ैल नहीं कहते। पढ़ाई नहीं करोगे तो मार तो पड़ेगी ही, हमें भी पड़ती थी। नहीं माँ, नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। वो सच में टीचर नहीं है, वो चुड़ैल बन जाती है हमें पढ़ाते पढ़ाते। ये देखो हाथ पैर पर उसने कैसे मारा। बेटी के हाथ पर नाखून के निशान देखकर गायत्री भी सोच में पड़ जाती है और सच का पता लगाने स्कूल जाती है। गायत्री स्टाफ रूम की ओर पहुंचती है तो उसे वहां एक चुड़ैल को मांस खाता हुआ देख लेती है। फिर वो शेफाली बनकर कहती है, अरे वाह, आज तो मुर्गा पकड़कर जो चिकन खाया है ना, मजा ही आ गया। अच्छा हुआ जो मुझे उड़ता उड़ता यहीं दिख गया और मैंने झपट लिया। हाय राम, इसका मतलब मेरा बेटा सही कह रहा था, यही चुड़ैल है जो बच्चों को मारती है। और आखिर क्यों? चुड़ैल का अंत करने के लिए अघोरी बाबा के पास जाना ही होगा। गायत्री जल्दी से अघोरी के पास जाकर सब बता देती है। उसका अंत करने के लिए अघोरी उसी क्लास स्कूल में मंत्र पढ़कर चुड़ैल को एक घेरे में आमंत्रित करता है। ना चाहते हुए भी चुड़ैल उस घेरे में बंद हो जाती है। कौन है? किसने किया है ये मेरे साथ? मार डालूंगी उसे। काली चुड़ैल, मैंने किया है तुझे यहाँ बंद। बता, बच्चों के साथ भेदभाव क्यों करती है? गोरे बच्चों को मारती है और काले को नहीं। एक अच्छा टीचर वही होता है जो निष्पक्षता के साथ बच्चों को पढ़ाए। कौड़ी का 3rd क्लास अघोरी, टीचर मैं हूं ना कि तू जो तेरे को जवाब दूं मैं। बताना तो पड़ेगा तुझे हर हालत में। ये कहते ही अघोरी चुड़ैल पर अपना अभिमंत्रित भस्म फेंकता है, जिसके बाद वो बोलती है, बताती हूँ, वो 3 महीने पहले की बात है। स्कूल में मैं बच्चों को बड़े लगन से पढ़ाती थी। मेरे रंग की वजह से मुझे क्लास के बच्चे भी काले मिले, लेकिन मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ऐसे ही एक दिन स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन था। प्राइज ये था कि जिस क्लास के बच्चे सबसे ज्यादा ड्राइंग अच्छी बनाएंगे उस पूरी क्लास को प्राइज मिलेगा। तो अपनी क्लास को मैंने बोला, बच्चों, अगर तुम अपनी क्लास को विनर लाना चाहते हो तो सभी बच्चे एनवायरनमेंट रिलेटेड ही पेड़ पौधे ऐसी चीजें बनाना और फिर तो स्लोगन भी ऐड करना। इससे हमारे बहुत चांसेस हैं जीतने के। ओके मैम। ओके मैम। शेफाली के बच्चे उसकी बात सुनकर पेड़ पौधे, फ्लावर ये सब बनाते हैं। वहीं गोरे बच्चे की क्लास टीवी, फोन, फ्रिज, सीनरी ये सब बनाते हैं, जिसमें ज्यादा कुछ खास नहीं होता। शेफाली क्लास जीतने वाली होती है। गोरी क्लास के बच्चे उनके काले बच्चों की ड्राइंग को खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से फर्स्ट प्राइज गोरे बच्चों को मिल जाता है और वो फर्स्ट आते आते लास्ट आते हैं। शेफाली को इस बात से बहुत बुरा लगता है। स्कूल में टीचर टोंट मारती है। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाकर अपनी जान दे देती है, जिसके बाद वो चुड़ैल बन जाती है। उस दिन मेरे और मेरे बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफी हुई, इसीलिए मैं गोरे बच्चों को मारती हूँ, उन्हें पनिश करती हूँ, काले बच्चों को कुछ नहीं कहती। तुमने छोटे बच्चों के साथ भेदभाव करके बहुत बुरा किया। इसका उन पर क्या असर पड़ा होगा? कभी टीचर से पढ़ेंगे नहीं तुम्हारी छवि के कारण, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी।
अघोरी इतना कहकर उसे अपने मंत्रों के जाल से बोतल में कैद कर लेता है और समुद्र में फेंक देता है, जिसके बाद वो फिर कभी लौट नहीं पाती। 3 प्रेग्नेंट चुड़ैल बेटी। रात के समय बहुत जोर से बारिश हो रही थी। तभी एक वीरेंद्र नाम का आदमी जैसे ही अपने घर के अंदर जाता है, अंदर उसकी पत्नी के बराबर में उसकी 3 बेटियां पालने में लेटी होती हैं, जिन्हें देखकर वीरेंद्र बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है, शारदा, तुमने आज मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। वीरेंद्र को कई साल बाद एक साथ 3 बेटियां होती हैं। जैसे जैसे उसकी 3 बेटियां बड़ी होने लगती हैं, उन तीनों के अंदर एक अजीब सी शक्ति वीरेंद्र और शारदा को महसूस होती है। कई साल बाद जब उसकी 3 बेटियां बड़ी हो जाती हैं, एक दिन वीरेंद्र के घर पर एक आदमी आता है और उससे कहता है, मालिक, हमारी सहायता कीजिए। हमने कड़ी मेहनत करके फसल उगाई थी, लेकिन इतनी बारिश के कारण हमारी पूरी फसल खराब हो गई। देखिए, इस साल हमें भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मैं आपकी ज्यादा सहायता तो नहीं कर सकता, लेकिन ये लीजिए, ये कुछ राशन है, ये आपके कुछ दिन काम आ जाएगा। तभी वीरेंद्र की बेटी गायत्री उसके पास आती है और उस आदमी से कहती है, रुकिए, जरा मेरी बात सुनिए। गायत्री इतना कहते ही उस आदमी के सिर के ऊपर हाथ रखती है। उसके हाथ रखते ही उसके हाथों से एक रोशनी निकलती है, जिसके बाद वहां चारों तरफ सोना, हीरे, जवाहरात इकट्ठा हो जाते हैं। ये लीजिए, ये सब आपके लिए हैं। अगर फिर कभी कोई परेशानी हो तो हमें जरूर बताइएगा। ये सब देखकर वो आदमी और वीरेंद्र अचंभित रह जाते हैं, जिसके बाद वो आदमी चुपचाप हीरे जवाहरात उठाकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही वीरेंद्र गायत्री से कहता है, अरे बेटी, ये सब तुमने कैसे किया? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वीरेंद्र के इतना कहते ही वहां सरस्वती माँ प्रकट होती हैं। वीरेंद्र, तुम्हारी 3 बेटियां मामूली बेटियां नहीं हैं, ये वरदानी बेटियां हैं। उन्हें वरदान दिया गया है ताकि वह गरीब और बेसहारा लोगों की मदद कर सकें। अपने सामने साक्षात सरस्वती माँ को देखकर वीरेंद्र की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो हाथ जोड़कर देवी माँ के सामने चुपचाप खड़ा रह जाता है। तभी सरस्वती माँ वहां से गायब हो जाती हैं। बेटियों, तुम तो मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी का रूप लेकर आई हो। ऐसा कहकर वीरेंद्र अपनी 3 बेटियों को गले से लगा लेता है। जब भी किसी को मुसीबत पड़ती तो गायत्री अपनी शक्तियों से उन्हें धनवान बना देती। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई औरत प्रेग्नेंट ना हो पाती तो शिल्पा उसके सिर पर हाथ रखकर उसे मां बना देती। इनके साथ साथ वीरेंद्र की तीसरी बेटी उमा जब भी किसी निर्दयी को किसी बेबस पर अत्याचार करते हुए देखती तो वो उसे जान से मार देती। एक दिन वो 3 बहनें गांव की सैर करने के लिए निकलती हैं, जिसके बाद गांव के 3 लोग उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मेरा पति शराब के नशे में मुझ पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है। उसने मेरी बेटी को भी मार दिया, अब वो मुझे भी मारना चाहता है। बेटी, मेरी सहायता करो। मेरी बेटी की शादी है और मेरा पैसा चोरी हो गया है। मेरी पगड़ी उछलने से बचा लो बेटी। बहन, मेरी मदद करो। कई सालों से मुझे कोई संतान नहीं हुई है। मेरी झोली भर दो बहन, मेरी झोली भर दो। उन तीनों की बातें सुनने के बाद वो तीनों उन लोगों के ऊपर हाथ रखती हैं, जिसके बाद अंजलि प्रेग्नेंट हो जाती है। मोहनदास धनवान हो जाता है और मधु के पति का अपने आप एक एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन ये सब गांव का एक नागार्जुन नाम का लड़का देखता रहता है, जो कि गांव के मुखिया का बेटा होता है। वो उन तीनों बहनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। सभी लोग इनके गुणगान गाते जा रहे हैं, ये मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। इन तीनों का कुछ तो करना ही होगा। इतना सोचकर नागार्जुन एक बड़े से ट्रक में बैठता है और ट्रक को बहुत ही तेजी से उन तीनों बहनों के ऊपर चढ़ा देता है, जिसके बाद वो तीनों बहनें मर जाती हैं। अब देखता हूं कौन मसीहा बनेगा इन गांव वालों का। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन शिल्पा, गायत्री और उमा मरने के बाद भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो बहुत भयानक चुड़ैल बन जाती है। अरे, हम लोग तो मर चुके हैं, अब हम गांव वालों की मदद कैसे करेंगे? लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हमें किसने मारा है और क्यों मारा है। जिसने भी हमें मारने की कोशिश करी है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी और उससे हम तीनों की मौत का बदला जरूर लूंगी। लेकिन हम मरने के बाद भी लोगों की मदद जरूर करेंगे। हम बुरी चुड़ैलें नहीं हैं, हम अच्छी चुड़ैल हैं। तभी अचानक से उनकी 3 औरतों के ऊपर नजर पड़ती है जो प्रेग्नेंट होती हैं
और बारिश में रोती हुई जा रही थी। अरे देखो जरा, वो औरतें कितनी परेशान लग रही हैं। चलो उनसे उनकी परेशानी के बारे में पूछते हैं। वो तीनों बहनें उन प्रेग्नेंट औरतों के बारे में पूछती हैं। इतने में एक शराबी शराब के नशे में कार चलाता हुआ तेजी से उन तीनों प्रेग्नेंट औरतों को मार कर निकल जाता है, जिसके बाद वो तीनों बहनें उन तीनों प्रेग्नेंट महिलाओं को बचाने के लिए भागती हुई उनके पास जाती हैं। हे भगवान, ये क्या हुआ? इनका तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। हमें इन तीनों को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। इतने में ही उन तीनों औरतों में से एक औरत कहती है, नहीं नहीं, हमें हॉस्पिटल ले जाने का समय नहीं है। तुम तीनों हमारी मदद कर सकती हो। हमें माफ कर दो, हम तीनों बहनें अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। हमारी बात मानो और हॉस्पिटल चलो। जरा इन दोनों की तरफ देखो, ये दोनों मर चुकी हैं। कुछ ही देर में मैं भी भगवान को प्यारी हो जाऊंगी, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हम तीनों की कोख में 3 बच्चे जन्म ले रहे हैं। उन्हें बचा लो, उन्हें बचा लो। उस औरत की बातें सुनने के बाद वो तीनों चुड़ैल बहनें रोने लगती हैं, जिसके बाद वो अपनी शक्तियों के द्वारा उनके पेट के बच्चे को अपने गर्भाशय में रख लेती है। तभी वो तीसरी औरत भी अपना दम तोड़ देती है, जिसके बाद उमा, शिल्पा, गायत्री उन तीनों औरतों के सिर के ऊपर हाथ रखती है, जिससे उन तीनों का बच्चा उमा, शिल्पा, गायत्री के गर्भाशय में पहुंच जाता है। जिसके बाद वो तीनों चुड़ैल बहनें गांव में यहाँ वहाँ भटकने लगती हैं। तभी एक दिन रात के समय उन्हें मुखिया के घर से कुछ आवाज आने लगती है, जिसे सुनने के लिए वो तीनों चुड़ैल बहनें मुखिया के घर की खिड़की के पास खड़ी हो जाती हैं और अंदर झांकने लगती हैं। अरे नालायक, ये तूने क्या किया? तूने देवी जैसी बच्चियों को मार दिया। अजी, मुझे तो इसे अपनी औलाद कहने में भी शर्म आती है। निकाल दो इसे घर से। ये सब देखने के बाद उन तीनों बहनों को ये समझने में देर नहीं लगती कि उनकी मृत्यु नागार्जुन ने की है। ये क्या? इसका मतलब इस आदमी ने हमें मारा है। हाँ, सही कहा, यही है हमारी मौत का कारण। इस आदमी ने हमसे हमारी जिंदगी छीन ली, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते ही वो तीनों प्रेग्नेंट चुड़ैल बेटियां नागार्जुन के चारों तरफ घेरा लगाकर खड़ी हो जाती हैं, जिसके बाद वो नागार्जुन से कहती हैं, तुम्हारी वजह से आज हम लोग जीवित नहीं हैं। आखिर तुम होते कौन हो हमसे हमारी जिंदगी छीनने वाले? तुम जैसे लोगों की वजह से ही इस पृथ्वी पर बुराई है। आज हम तीनों बहनें इस बुराई को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तुम बहुत निर्दयी हो, तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं, तुम्हें मरना होगा। अपने चारों तरफ चुड़ैल को इस तरह देखते हुए नागार्जुन घबरा जाता है, जिसके बाद नागार्जुन उन तीनों चुड़ैलों से कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। करेगा तो तब ना जब तू जीवित रह पाएगा। इतना कहते ही वो तीनों नागार्जुन का गला दबाकर उसे मार देती हैं, जिसके बाद वो तीनों अपनी कोख में पल रहे बच्चों के जन्म लेने का इंतजार करती रहती हैं। जैसे ही उन तीनों के बच्चे जन्म लेते हैं, उन तीनों चुड़ैलों के वरदान उनके बच्चों में चले जाते हैं, जिसके बाद वो तीनों बहनें अपने तीनों वरदानी बच्चों को अपने बूढ़े माँ बाप के पास छोड़कर वहाँ से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती हैं।